नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं जितेंद्र में आपका स्वागत करता हूं आज एक नई क्लास के अंदर। दोस्तों, आज हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स का मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं। उस चैप्टर का नाम है लाइट अर्थात प्रकाश। प्रकाश वो चैप्टर है जिसमें परीक्षा में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी प्रकाश इतना बड़ा चैप्टर है कि मैं अभी उसके केवल 44 यानी 44 क्वेश्चन लेके आया हूँ। अभी ये मान लो आप 50 क्वेश्चंस के आसपास और भी क्वेश्चंस हैं, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये मैंने उस नोटबुक से लिए हैं जहाँ से वो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो इसलिए आज हम उन प्रश्नों का बढ़िया से डिस्कस करते हैं और कोशिश करेंगे कि हमें वो एक बार में याद हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक कितनी होती है। विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक कितनी होती है। योर आंसर इज दैट 320 से लेकर के 400 न्यूटन मीटर के बराबर होती है। 320 से लेकर के 400 तक होती है। सौर विकिरण में परास कितना होता है। आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे कि बताइए सौर विकिरण में परास कितना होता है। आपका आंसर होगा सर 400 से लेकर के 700 तक सौर विकिरणों में परास पाया जाता है। नेक्स्ट है कि दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान। जो दृश्य प्रकाश का जो दैर्घ्यमान होता है, जो वेवलेंथ होती है, अर्थात 390 से लेकर के 780 nm तक होती है। 390 से लेकर के 780 nm तक होती है। अब बात करते हैं मानव आंख सुगराही होती है, जैसे हमारी आंख होती है वो कितना प्रकाश ले सकती है एंगस्ट्रॉम में, तो उसकी वैल्यू जो है 5500 एंगस्ट्रॉम हमारी जो नेत्र है वो उसको सुगराही कर सकता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति, प्रकाश जो विकिरण होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, यानी वो किस प्रकार की होती हैं, तो मैं आपको बता दूं वो तरंग और कण के रूप में होती हैं। तरंग एवं कण के रूप में होती हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग और कण के रूप में होती है। प्रकाश का वेग, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, देखो दोस्तों, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दोस्तों छोटा होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हमेशा बहुत छोटा होता है। प्रकाश का वेग, दोस्तों प्रकाश का वेग जो है निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। निर्वात का मतलब होता है जहां पर धूल के कण अर्थात वायुमंडल नहीं होता है, वहां पर निर्वात कहलाता है। इसलिए प्रकाश का वेग हमेशा निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। निर्वात में प्रकाश के वेग, प्रकाश की चाल दोस्तों होती है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दोस्तों छोटा होता है और निर्वात, प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है दोस्तों। अब पूछ रहा है प्रकाश का वेग भी सर्वाधिक होता है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश का वेग अधिकतम, दोस्तों प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में ही होता है। प्रकाश का वेग दोस्तों अधिकतम निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है। प्रकाश की गति कांच में कितनी होती है दोस्तों। कांच में प्रकाश की गति जो होती है 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये जो स्पीड होती है प्रकाश की कांच के अंदर पाई जाती है। उसके अलावा प्रकाश की गति पानी में, दोस्तों अगर आपसे पूछ रहे हैं कि पानी में प्रकाश की गति क्या होती है, तो पानी में प्रकाश की गति होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये जो होती है आपकी कांच में, वो सॉरी पानी में पाई जाती है। आपसे पूछ रहे हैं कि प्रकाश की स्पीड सर्वाधिक किस में पाई जाती है। देखो दोस्तों, प्रकाश की स्पीड जो है सर्वाधिक हमेशा निर्वात में पाई जाती है, दूसरे नंबर पर पानी में पाई जाती है, तीसरे नंबर पर कांच में पाई जाती है। क्योंकि जो निर्वात में होती है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और जो जल में होती है वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एंड जो कांच में होती है 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब हम बात करते हैं प्रकाश को धरती पर आने में कितना समय लगता है। दोस्तों प्रकाश सूर्य से निकलता है, काफ़ी मतलब एक खगोलीय दूरी है प्रकाश सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो काफ़ी दूरी है, लेकिन फिर भी इतनी अधिक दूरी होने के बावजूद जो सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है, तो दोस्तों उसका आंसर है 8.5 मिनट। कभी तो आपको ये दिखाई देगा 8.5 मिनट, या कभी आपको 8 मिनट भी दिखाई दे सकता है। प्रकाश वायु अर्थात प्रकाश जो होता है वायु से अगर कांच में जाए तो क्या प्रभावित होता है।
प्रकाश यदि वायु से कांच में प्रवेश करे, दोस्तों प्रकाश यदि वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसको क्या प्रभावित होता है? उसका हमेशा तरंग दैर्ध्य प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है उसका? तरंग दैर्ध्य। फिर हमने देखा प्रकाश द्वारा माध्यम बदलने पर अपवर्तित रहता है। प्रकाश द्वारा माध्यम बदलने पर, मान लो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है, जैसे मान लो हवा से कांच में प्रवेश करता है या हवा से पानी में प्रवेश करता है या कांच से पानी में प्रवेश करता है, ऐसी स्थिति में दोस्तों उसकी आवृत्ति समान रहती है, अर्थात आवृत्ति अपवर्तित रहती है। इसलिए प्रकाश की आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होती है, भले प्रकाश का माध्यम चेंज हो जाए, प्रकाश का माध्यम चेंज हो जाए लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति चेंज नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण, दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों जो प्रकाश होता है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, अर्थात जो प्रकाश ऊर्जा जो होती है दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। वो कौन सी ऊर्जा में बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो दोस्तों कभी भी क्वेश्चन आपसे आए कि जब प्रकाश जो होता है वो अपना माध्यम चेंज करता है तो उस स्थिति में उसका क्या अपवर्तित रहता है, यानी क्या चेंज नहीं होता? योर आंसर इज दैट उसकी प्रकाश की फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती दोस्तों, प्रकाश की फ्रीक्वेंसी हमेशा अपवर्तित रहती है, चाहे भले माध्यम बदल जाए। उसके बाद में दोस्तों हम अब इस वाली लाइन को पूरा डिस्कस करने वाले हैं, फिर उसके बाद में इसको पूरा डिस्कस करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, या तो प्रीवियस ईयर में 100% आए हुए हैं, सिविल सर्विसेज हो, एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे व्यापम हो, चाहे एग्ज़ाम आरपीएससी हो, कुछ भी एग्ज़ाम हो, 100% कहता हूँ कि आप सिर्फ मेरे लेक्चर को सुनिए, याद करने की गारंटी मैं देता हूँ। बस एक बार देख लो, देखने से ही याद हो जाएंगे, क्योंकि दैट इज़ वेरी इजीली क्वेश्चन। फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है हमारा लाइट। तो हमने बात की प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन नलिकाओं में किस गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे हम प्रकाश का यूज सजावट के लिए करते हैं, या विज्ञापन नलिकाएं होती हैं उसमें हम प्रकाश का यूज करते हैं दोस्तों, तो उसमें जो प्रकाश होता है वो गैसीय रूप में पाया जाता है। प्रकाश जो होता है गैसीय रूप में पाया जाता है दोस्तों, और उसमें नियॉन गैस भरी जाती है। कभी भी आपको अगर सवाल आ जाए कि प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन नलिकाओं में कौन सी गैस भरी जाती है, योर आंसर इज दैट नियॉन गैस भरी जाती है। अगर हमने पूछ लिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोस्तों, इसका मतलब होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब प्रकाश हीरा से कांच में प्रवेश करता है, जब प्रकाश हीरे से कांच में प्रवेश करता है उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसको इंग्लिश में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। हीरे का चमकना दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। और भी उदाहरण मैं देता हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, जिसमें मैंने ले लिया है प्रकाश तंतु जो ऑप्टिकल फाइबर होती है दोस्तों। आजकल हम और आप लोग सभी इंटरनेट का यूज़ तो कर ही रहे हैं, और आप लोग देखते हैं कि इंटरनेट कैसे आता है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे एयरटेल हो, वोडाफोन हो, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे जियो हो, चाहे रिलायंस हो, कोई भी कंपनी हो, जितनी भी कंपनियां हैं उनका जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं बड़े बड़े घरों में, जैसे टेलीविज़न चलाने के लिए केबल के माध्यम से ना, तो वो जितनी भी इंटरनेट आता है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से ही यहाँ पर पहुँच पाता है, हर शहर में, हर गांव में, हर गली में। तो दोस्तों आजकल हम वायर्ड नेट तो मोबाइल में यूज़ करते हैं, राइट, बट जो वो सिस्टम होता है ना जैसे पाइपलाइन के थ्रू या मतलब फाइबर के थ्रू, तो उसमें इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर में आता है। और ऑप्टिकल फाइबर में आप लोगों को बता दूं, जब वो इंटरनेट में जो तरंगें चलती हैं ना इंटरनेट की, तो वो जो होती हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर डिपेंड करती हैं, अर्थात जब वो फ्लो करती हैं उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन उनमें होता जाता है। इस तरह से वो फ्लो करती रहती हैं। इसलिए कभी भी क्वेश्चन आ जाए, ऑप्टिकल फाइबर जो होती है, ऑप्टिकल फाइबर अर्थात प्रकाश तंतु जो होता है वो किस पर काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। तंतु प्रकाश की संचार में संकेत, जैसे तंतु प्रकाश की यानी फाइबर ऑप्टिक में जो संकेत होते हैं दोस्तों वो किस रूप में फ्लो करते हैं? तो योर आंसर इज दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चाहे दोस्तों तंतु प्रकाश की हो, चाहे चाहे प्रकाश तंतु हो, चाहे हीरे का चमकना हो, चाहे मृग मरीचिका हो, चाहे मृग तृष्णा हो, चाहे कटा हुआ हीरा हो, टोटल ऑल आर डिपेंडेंट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
राइट। एंड एंडोस्कोप, एंडोस्कोप आप मतलब जानते हैं कि जैसे एंडोस्कोप एक मशीन है या एक यंत्र है जिसके माध्यम से हम अपने नाक या मुंह से उसको बॉडी के अंदर डाल देते हैं नली के माध्यम से। तो शरीर के आंतरिक भागों अर्थात आंतरिक हिस्सों को अध्ययन करने के लिए हम एक मशीन का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप के माध्यम से हम पेट या गले में उपस्थित किसी वस्तु को देखने के लिए यूज़ करते हैं। वह भी दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करती है। तो उसमें क्या है कि टोटल पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है जिसके कारण हमें उस वस्तु की स्थिति के बारे में पता चल जाती है जो हमारे नाक या गले में उपस्थित है। उसके अलावा हीरे का अपवर्तनांक दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। 3D चित्र बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, होलोग्राफी। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं 3D डायमेंशन के लिए बताइए कौन सा आपके पास टेक्नोलॉजी है, तो योर आंसर इज दैट होलोग्राफी। एंड रोस्टर स्कैन होता है दोस्तों। रोस्टर स्कैन का यूज़ किस में किया जाता है, रोस्टर स्कैन का यूज़ जो आजकल पहले जो CRT मॉनिटर आते थे, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, उसमें क्या होता था कि एक प्रकाश का जो पुंज होता था वो एक पर्दे पर गिराया जाता था, जिस पर्दे का नाम होता है फॉस्फोरस कॉर्टेड पर्दा। फॉस्फोरस कॉर्टेड पर्दा, उस फॉस्फोरस कॉर्टेड पर्दे पर जब प्रकाश का एक पुंज अर्थात गुच्छ गिराया जाता था, उससे जो हमारी LED या टीवी होती थी उसमें सारा का सारा चित्र हमें बना हुआ दिखाई देता था। इसलिए रोस्टर स्कैन जो होता है वो CRT मॉनिटर से रिलेटेड होता है, राइट। रमन प्रभाव, रमन प्रभाव का मतलब होता है जो सॉरी सभी पारदर्शी माध्यमों के लिए रमन प्रभाव ने नियम बनाया था। ऑडियो प्लेयर जो होता है वो ऑडियो प्लेयर में लेजर बीम का यूज किया जाता है। इतने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, ये भी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 29 से लेकर 44 तक। तो हमने देखा दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी तक के बाद नहीं मिल पाते। जो दूरदर्शन के संकेत होते हैं वो निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि वो ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाते हैं। श्रव्य तरंगों का प्रेषण, श्रव्य तरंगों का प्रेषण जो होता है वो आवृत्ति मॉड्यूलन कहलाता है। रेटिना पर चित्र जो होता है वो वस्तु से छोटा होता है एवं उल्टा होता है। अभिनेत्र जो लेंस होता है दोस्तों वो उल्टा तथा वास्तविक होता है। अभिनेत्र लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा तथा वास्तविक बनता है। दो आंखों का होना क्यों जरूरी होता है दोस्तों, दो आंखों का होना इसलिए जरूरी होता है कि जिससे हमें दूरी और गहराई का एहसास हो। उसके बाद में तारे का रंग दर्शाता है। अगर किसी तारे का रंग जो कैसा भी ज़्यादा डार्क हो, हल्का डार्क हो, वो हमेशा उसके प्रकाश या ताप को दर्शाता है, उसके ताप को, उसकी टेम्परेचर को दर्शाता है। सूर्य ग्रहण के समय किस किरणों का एक तरह से विसर्जन होता है, तो अल्ट्रावायलेट रेज होती है। प्रकाश के विसरण का कारण, प्रकाश का जो विसरण होता है उसका कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल कण। अर्थात प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसकी तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अर्थात वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होती है उसके आधार पर उसका कलर निर्धारित होता है। सबसे ज़्यादा लंबा तरंग दैर्ध्य दोस्तों लाल रंग का होता है, सबसे कम बैंगनी रंग का होता है और उच्चतम ऊर्जा नीले प्रकाश में सबसे ज़्यादा होती है। सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, सूर्योदय के पहले सूर्य का जो दिखाई देता है उसका मतलब है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश का जो अदृश्य वाला भाग होता है उससे हम प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कौन करता है, वैसा बैक्टीरिया करता है। तो आप लोग देख सकते हैं ट्रैफिक सिग्नल में भी लाल रंग का यूज होता है। प्रकाश जो होता है नीला, इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए ये 44 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आई होप आप लोगों को ये मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, ये सारा लाइट का चैप्टर अच्छा लगा होगा। अभी तो 50+ क्वेश्चन और लेके आने वाला हूँ। तो आई होप आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा सब कुछ समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को एक बार लाइक करके बस जाइएगा। फिर मिलता हूँ आपसे कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।